नमस्कार, मैं रविश कुमार। संवैधानिक संस्थाओं के बीच टकराव होते रहते हैं और हर टकराव का एक लाभ ये होता है कि पुरानी परिपाटी के हिसाब से सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं और कुछ नए अधिकार क्षेत्र भी उभर कर सामने आ जाते हैं। राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के टकराव को लेकर अदालतों की खूब सारी व्याख्याएं हैं और नई नई मर्यादाएं भी। लेकिन क्या दिल्ली के मामले में ऐसा हो रहा है? क्या दिल्ली में इस लड़ाई से संवैधानिक दायित्वों और अधिकारों की तस्वीर साफ होती नजर आ रही है? ताजा विवाद के बाद मंगलवार को पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में हाईकोर्ट के आदेश पर चर्चा हुई। दिल्ली हाईकोर्ट का यह आदेश 21 मई के केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को कटघरे में खड़ा करता है, जिसमें दिल्ली का एंटी करप्शन ब्यूरो केंद्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों या जनसाधारण के किसी भी सदस्य के विरुद्ध अपराधों का कोई संज्ञान नहीं लेगा। यह नोटिफिकेशन है। इसी के आधार पर रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी, लेकिन अदालत ने जमानत याचिका रद्द कर दी। केंद्र सरकार ने पिछले साल जुलाई में भी एंटी करप्शन ब्यूरो के बारे में यही नोटिफिकेशन जारी किया था। जस्टिस विपिन संघी ने दोनों ही नोटिफिकेशन को संदिग्ध बताते हुए कहा कि कर्मचारी दिल्ली की जनता की सेवा में ही लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस का जो काम है वो पर्याप्त और अनिवार्य रूप से दिल्ली राज्य से संबंधित है, इसलिए मेरी नजर में राज्य सरकार के एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो ऐसे लोगों के खिलाफ जांच करे और गिरफ्तार करे। अदालत ने यह भी माना कि आपराधिक कानून और प्रक्रिया समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए दिल्ली विधानसभा को इन मामलों में कानून बनाने का अधिकार भी हासिल है। उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद की मदद और राय के आधार पर ही कार्य करना चाहिए। राष्ट्रपति उपराज्यपाल के जरिए दिल्ली पर प्रशासन नहीं कर सकते, जिनमें दिल्ली की विधायिका को कानून बनाने का अधिकार हासिल है। दिल्ली सरकार ने केंद्र के नोटिफिकेशन को अदालत में चुनौती नहीं दी, लेकिन हेड कांस्टेबल की हार मुख्यमंत्री की जीत में बदलती नजर आ रही है। अभी साफ नहीं है कि अपने नोटिफिकेशन के बचाव में केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं। इस फैसले से दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के रिश्तों की एक नई व्याख्या की भी संभावना पैदा होती है। तात्कालिक सवाल यह है कि क्या केंद्र का नोटिफिकेशन रद्द माना जाए? क्या तभी हाईकोर्ट के फैसले से उत्साहित होकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को 15 अधिकारियों के तबादले कर दिए? इनमें से 9 आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं। इस आदेश पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेवा के राजेंद्र कुमार के ही दस्तखत हैं। उपराज्यपाल ने राजेंद्र कुमार की तैनाती को रद्द कर अनिंदो मजूमदार को तैनात किया था, लेकिन इस आदेश के मुताबिक अनिंदो कुमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं है। इस बार उपराज्यपाल ने भी अपने अधिकार जताने के लिए मुख्यमंत्री के आदेश को निरस्त नहीं किया है। केंद्र सरकार के अनुसार दिल्ली के सुपर बॉस उपराज्यपाल के आदेश की कॉपी के बाद भी अनिंदो मजूमदार चार्ज नहीं ले सके हैं। केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उपराज्यपाल जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस के बाद सेवाओं के मामले में भी दिल्ली का बॉस है उपराज्यपाल, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल अड़े हुए हैं कि दिल्ली का बॉस तो चुना हुआ प्रतिनिधि ही है। इसलिए दिल्ली सरकार ने 2 दिनों का विधानसभा का आपातकालीन सत्र बुलाया है। विधायक सोमनाथ भारती ने प्राइवेट मेंबर प्रस्ताव पेश किया कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक घोषित किया जाए। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और जमीन के मामलों को छोड़कर सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य का है, लेकिन केंद्र सरकार ने सेवाओं को भी इसमें अपनी तरफ से जोड़कर दिल्ली विधानसभा के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। दिल्ली में स्टेट सर्विसेज नहीं है, स्टेट सर्विस कमीशन नहीं है, इसलिए सेवाएं दिल्ली विधानसभा के अधीन नहीं आएंगी। ये केंद्र सरकार की दलील है। इस दलील से तो कल केंद्र सरकार यह भी कह सकती है कि दिल्ली में कोयला खदान नहीं है तो वह बिजली घर नहीं लगा सकती है। विधानसभा में उपराज्यपाल को खुद निशाना बनाया गया। आदर्श शास्त्री ने महाभियोग चलाने की मांग की तो विधायक अलका लांबा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए मोटा माल वसूल रही है। तो इस बात के विरोध में बीजेपी के विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने आपत्ति जताई और हंगामा भी किया। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने विधानसभा के आपात सत्र को क्रमशः सर्कस और तमाशा कहा है। जब नोटिफिकेशन आया था तब 1-2 दिन के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने उसका बचाव करते हुए कहा कि कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यह लाया गया। चुनी हुई सरकार के पास इसके बाद भी काम करने के पर्याप्त अधिकार हैं। लेकिन मंगलवार को पत्रकारों ने जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से इस बारे में पूछा तो उनका जवाब यह रहा कि यह टकराव का मामला नहीं है, संविधान की व्याख्या का मामला है। यह मामला अदालत में जाएगा और वहीं सुलझ जाएगा।
ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार या बीजेपी अब उपराज्यपाल की सर्वोच्चता को लेकर उतनी क्लियर नहीं है जितनी पहले थी। आप जानते हैं कि इस विषय को लेकर कानून के जानकार भी खूब बहस कर रहे हैं। अखबारों में जितने भी लेख आ रहे हैं, ज्यादातर में मुख्यमंत्री के अधिकार का समर्थन किया गया है और केंद्र के नोटिफिकेशन को असंवैधानिक बताया जा रहा है। मंगलवार के इंडियन एक्सप्रेस में विवेक के तनखा ने ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 और राज्यों की परिभाषा के संदर्भ में इसे देखने का प्रयास किया। उनके हिसाब से दी ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस काडर रूल 1954 को भी इस बहस में लाना चाहिए। इसमें संविधान की प्रथम अनुसूची में परिभाषित राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल किया गया है। इसके अनुसार राज्य कैडर की क्षमता, संख्या और काम का बंटवारा करेगा। इस मामले में राज्य की जगह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली भी पढ़ा जा सकता है। सिविल सर्विसेज कानून में राज्य की परिभाषा में केंद्र शासित प्रदेश को भी शामिल किया गया है। इस मामले में केंद्र जो है वो नोटिफिकेशन के जरिए राज्यों के मामले में कार्यकारी शक्ति हासिल करना चाहता है, ये तनखा साहब कह रहे हैं। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने बिजनेस स्टैंडर्ड में अदिति फडणवीस से कहा कि परिभाषा के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश केंद्र से शासित होता है। राष्ट्रपति उपराज्यपाल के जरिए शासन करते हैं, जिसका नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर है। दिल्ली में जो मंत्री परिषद है उसका काम सिर्फ उपराज्यपाल की मदद करना और सलाह देना भर है। यहां उलट जाता है। दिल्ली विधानसभा उपराज्यपाल की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकती है। केजरीवाल सरकार ने इस लड़ाई में विधानसभा को भी मोर्चा बना दिया है, ताकि लड़ाई हो ही रही है तो ठीक से हो, दो सरकारों के बीच ना हो, के साथ साथ विधायिका के बीच में भी हो। सदन के भीतर उपराज्यपाल पर इसीलिए तोहमतें भी लगाई जा रही हैं। इसे भी विधायी परंपरा के लिहाज से देखा जाना चाहिए। हो सकता है कि अतीत में भी ऐसा हुआ हो। आज हम इस मामले की संवैधानिक पेच को समझने के लिए सिर्फ दो वकीलों से बात करेंगे। क्या विधानसभा नोटिफिकेशन को रद्द कर सकती है? क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद नोटिफिकेशन रद्द नहीं हो गया है? प्राइम टाइम में हमारे साथ हैं संजय हेगड़े साहब, सीनियर एडवोकेट हैं। अमन सिन्हा भी वरिष्ठ वकील हैं और बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। तो दो लोग हमारे साथ हैं, इनके जरिए दो कम है, ताकि ये इतना कानूनी और पेचीदा मामला हो जाता है कि हम चाहते हैं कि आप दर्शकों के लिए वकील ही आपस में आराम आराम से बिना जटिल प्रावधानों का उल्लेख किए प्रावधानों का उल्लेख तो करना पड़ेगा ताकि दर्शक घूम ना जाएं। आप ये बताइए कि क्या आप स्पष्ट हैं कि राज्यपाल को मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद की सलाह या मदद के हिसाब से काम करना चाहिए, उपराज्यपाल को, या उपराज्यपाल की मदद करने के लिए मुख्यमंत्री तो नहीं चुना जाएगा ना? क्या जनता के बीच हम इसलिए जाते हैं कि उपराज्यपाल को मदद करने के लिए एक परिषद चाहिए, इसलिए उसका चुनाव हो रहा है? रवीश जी, जो दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है, हाँ, बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है। ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है डिफरेंट पार्ट्स और चैप्टर्स में डिवाइडेड है। स्टेट्स जो हैं वो चैप्टर 6 में आते हैं, हाँ, पार्ट 6 में आते हैं, और यूनियन टेरिटरी जो है वो पार्ट 8 में है। हाँ। और सबसे पहले उसमें आर्टिकल 239 से शुरू होता है। 239AA जो है वो दिल्ली की जो विधानसभा है और दिल्ली से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं उसको लिस्ट आउट करता है। उसमें सबसे पहले लिखा गया है कि ये यूनियन टेरिटरी है। एलजी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। फिर 239A क्लॉज 3A में लिखा गया है कि कुछ विषय जो हैं वो एलजी के डोमेन में लाई करेंगे और बाकी कुछ विषय जो हैं वो स्टेट असेंबली के डोमेन में लाई करेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट जो इस 239AA के परसुएंस में बनाया गया, इसमें कई प्रावधान है जो कि बिल्कुल क्लियर है। एक तो अगर किसी भी चीज में अगर शक शुबा संशय होगा तो एलजी जो है उस मुद्दे को प्रेसिडेंट को रेफर करेंगे, हाँ, और प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, जो कि पहले भी नहीं किया था और अब भी नहीं कर रहे, क्योंकि अनिंदो मजूमदार को जी पोस्टिंग की थी, अरविंद केजरीवाल ने उनकी पोस्टिंग को नहीं माना है। उनकी जगह के मुख्यमंत्री के द्वारा नियुक्त राजेंद्र कुमार ही तैनात हैं। तो कोई राष्ट्रपति के पास तो जा नहीं रहा, जो उपराज्यपाल। तो देखिए, मैं तो आपको वैधानिक जो स्थिति है वो स्पष्ट कर रहा हूं। उसका साथ उन्होंने नहीं माना, वो बिल्कुल सही बात है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जिम्मेदार हैं उपराज्यपाल के बदले, लेकिन मैं वो बता रहा हूं। सेक्शन 41 है, ब्रीफली मैं दिखा रहा हूं आपको, कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के डोमेन में जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंटायरली उनके डिस्क्रिप्शन पे वो डिसीजन लेंगे। इनफैक्ट जो सेक्शन 41 है ये भी नहीं कहता है। 41 में ये सर्विसेज है, कहीं लिखा हुआ है? बताइए। सर्विसेज जो है नहीं, वहां लिखा हुआ है, बताइए। नहीं, ये सेक्शन 41 दूसरे विषय पे है। हाँ। ये उस विषय पे है, हाँ, कि जिन सब्जेक्ट्स में एलजी को डिस्क्रिप्शन होगा, जो एलजी के डोमेन में लाई करेंगे, हाँ, उसमें एलजी को किसी कंसल्टेशन की भी आवश्यकता नहीं है। वो जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, मैंने शुरू में भी बताया, जो जमीन, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस,
और जो सर्विसेज की बात है वो कहाँ लिखा हुआ है उस किताब में? हाँ, सर्विसेज की बात जो है, क्योंकि ये कंबाइंड कैडर है, यूटी कैडर ही इसको कहते हैं, आसाम, गोवा, मेघालय, ये ठीक है, यूनियन टेरिटरी, त्रिपुरा, सर्विसेज का मतलब हम दर्शकों को बता दें कि वो अधिकारियों की तैनाती, उनका काम का बंटवारा, ये सर्विसेज का इसकी बात हो रही है। हाँ। तो कैडर कंट्रोलिंग जो है वो किसी एक स्टेट के पास नहीं रह सकता है, ये तो एमएचए के पास ही रहेगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम ये अचानक आपने उपराज्यपाल को कहां से दे दिया? इसमें कहीं लिखा हुआ है इस किताब में कि सर्विसेज का अधिकारी देखिए क्या लिखा है, मैं आपको बस ब्रीफली, क्योंकि आपने बहुत अच्छा किया है कि आप एक चर्चा जो है शालीन तरीके से चाहते हैं और एक जो वैधानिक प्रोविजन है बताइए, कहीं लोग भी जानना चाहते हैं। सेक्शन 41 जो है वो ये कहता है कि जिन सब्जेक्ट्स पे एलजी को डिस्क्रिशन है उनको अपने डिस्क्रिशन के अनुसार उस विषय पे डिसीजन लेना है। एक सेक्शन 49 जो है वो क्या कहता है, मैं ब्रीफली पढ़ देता हूं। रिलेशन ऑफ एलजी एंड मिनिस्टर्स टू द एंड हिज मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट, द एलजी एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी अंडर द जनरल कंट्रोल of and comply with such particular directions if any as may be from time to time given by the president। तो यूनियन टेरिटरी में जो सरकार है दिल्ली की, वो हर समय में एक प्रेसिडेंट के ओवरऑल सुपरिंटेंडेंस और सुपरविजन में चलती है। दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी है। सुपरविजन में तो चलती है, वो तो स्पष्ट है, लेकिन ये सेवा के मामले में कहां लिखा हुआ है? जो सेवा का जो विषय है, सेवा का विषय ये है, अफसरों, झगड़ा तो अफसरों की तैनाती से सेवा का विषय ये है रवीश जी, क्योंकि इसमें और दूसरे स्टेट्स भी इन्वॉल्व हैं। ये कंबाइंड कैडर है और जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का है, जब दिल्ली का लड़ाई हो रहा तो दूसरे स्टेट को तो जोड़ के नहीं हो सकता। नहीं, इसलिए होगा आपने अभी कंबाइंड कैडर है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, आपने संविधान और एनसीटी का जो एक्ट है उसमें से कहीं से पढ़ के नहीं दिखाया कि वहां सेवा के बारे में लिखा हुआ है। मैं आपको बता, ये जरूर लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल हैं या उनका अधिकार होगा, ये जरूर सब लिखा हुआ है। पर संजय हेगड़े साहब, मैं अगर उसमें 1 मिनट ब्रीफली उसका जवाब ही दे देता हूं, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। जो स्टेट लिस्ट है उसमें दिया गया है कि स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन होगा जो कि उसको कंट्रोल करेगा, रिक्रूटमेंट करेगा। दिल्ली में तो कोई स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन है नहीं, ठीक है। और जो कैडर है यहाँ पे नहीं है तो वो कहां से आ गया? मतलब कोई चीज अगर नहीं है तो वो चीज वहां हो कैसे गई? नहीं, वहां कहां कैसे हो गई? तो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज है। अगर जो 3 अधिकार उपराज्यपाल के आप बता रहे हैं कि इसमें मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं है और चौथा आप जोड़ रहे हैं, तो वो 3 अधिकार तो संविधान से तय किया गया ना कि इसमें उपराज्यपाल का अधिकार नहीं है। जोड़ नहीं रहे। तो जब चौथा अधिकार मुख्यमंत्री से ले रहे हैं या सरकार से ले रहे हैं तो वो भी संविधान से होगा या नोटिफिकेशन से होगा? संविधान के तहत जो है वहां पे कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि दिल्ली में पब्लिक सर्विसेज कमीशन हो या इंडिपेंडेंट कैडर हो। जो दिल्ली में कैडर है ऑफिसर्स का, वो कंबाइंड कैडर है कई स्टेट्स आपकी व्याख्या है और ये आप जोड़ रहे हैं, उसमें है नहीं। व्याख्या तो ऐसी करनी पड़ेगी ना जो वर्केबल हो। आप ये कहिए कि आपने जोड़ा है, इसमें है नहीं, मुझे उसमें कोई मेरी कोई इसमें समझ नहीं। आप ये अगर ये कहें कि इसमें है नहीं, बहुत अच्छी है, नहीं इसमें है नहीं लेकिन आपने जोड़ा है। नहीं, देखिए हर जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, पर उसमें इंटरप्रिटेशन जो है कैसे हो गया है ना, वही जानना चाहता हूं कि क्या सर्विसेज के बारे में कहां लिखा हुआ है कि उपराज्यपाल दिल्ली का बॉस होगा, दिल्ली के अधिकारियों की तैनाती करेगा, है ना? और वो तो हो नहीं रहा, अरविंद केजरीवाल ने तो किया नहीं, तो फिर तो ये संवैधानिक संकट है। फिर तो अगर जिस राष्ट्रपति ने, अब मालूम नहीं कि ये राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन है या गृह मंत्री का अपना नोटिफिकेशन। अरविंद केजरीवाल असंवैधानिक जो है व्यवस्था फैला रहे हैं कि इलेक्टेड मुख्यमंत्री, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। अब बताइए, ये कोई असेंबली में कहता है नहीं वो गवर्नर को नहीं उसमें नहीं जाते हैं, या असेंबली में होता है। फुल फ्लेजेड स्टेट को भी कहीं पे पावर नहीं कि कोई गवर्नर को इम्पीच करे, उसमें नहीं जाते। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन ही नहीं है। वो राज्यपालों के खिलाफ राजनीतिक आरोप लगते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इलस्ट्रेशन पर दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर है जिसने इस नोटिफिकेशन को खारिज किया है। मैं आपको पता नहीं, कोई खारिज नहीं किया है, बिल्कुल खारिज नहीं किया है। एक सेकंड मैं आ रहा हूं। संकट उन्होंने संदिग्ध का है ना, अभी संजय, अभी जो फिर एक ही बात हो जाएगा। संजय हेगड़े साहब, जो अभी अमन सिन्हा कह रहे थे, इस पर आपकी आपत्ति? नहीं, इस पर आपत्ति ये है कि संविधान को में जो लिखा है उस पे आप कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन के तहत संविधान को बदलना ये पहले कभी देखा नहीं है। आपको क्यों लगता है कि संविधान को बदला जा रहा है? इन्होंने कहा 239A में ही लिखा गया है कि ये 3 विषयों पर दिल्ली सरकार का कोई जुरिस्डिक्शन है नहीं। लैंड, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस।
तो इन 3 विषयों को छोड़कर अगर चौथा विषय आप लाना चाहे तो आप संविधान बदल दीजिएगा। वो तो फर्स्ट प्रिंसिपल। ये आप क्लियर हैं कि ये नोटिफिकेशन से नहीं हो सकता है? नोटिफिकेशन से हो ही नहीं सकता है। और क्योंकि पर अमन सिन्हा साहब कह रहे हैं कि हो सकता है। अमन सिन्हा साहब, इस पर यहां थोड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी देखना चाहिए। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ये है कि दिल्ली पहले यूनियन टेरिटरी थी, ठीक है, अभी भी यूनियन टेरिटरी के लिस्ट में है। हाँ, पर दिल्ली को एक वादा भी दिया गया था और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी दिया गया था कि पार्शियल स्टेटहुड का मतलब यह है कि थोड़ी बहुत तो स्टेटहुड दी गई है। हाँ, ठीक है। अब सवाल यह आता है कि आप फिर उसे बिल्कुल यूनियन टेरिटरी पे ही लाना चाह रहे हैं। मेरा एक टिप्पणी है कि हर राज्य को, जिस तरह से दिल्ली एक राज्य है, इसको 3 मामलों में कानून बनाने का अधिकार नहीं है, इस हिसाब से हर राज्य को भी कुछ मामलों में कानून बनाने का अधिकार नहीं है। वो तो यूनियन लिस्ट में जो है, वो यूनियन लिस्ट में है, वो नहीं बना सकता। तो उस लिहाज से हर राज्य दिल्ली की तरह है और है ना? नहीं है। वहां क्या है कि हर राज्य को अपना क्षेत्र है, यूनियन को अपना क्षेत्र है और कंकरेंट लिस्ट है। और ऐसा कभी नहीं होता है कि उस राज्य के गवर्नर को गवर्नर जनरल जैसे नोटिफिकेशन पावर दिया जाता है कि आप ये तय करो कि अफसर कौन होगा, कौन से डिपार्टमेंट कौन चलाएगा। अब तो ये सवाल आता है कॉन्स्टिट्यूशनली। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ये असंवैधानिक है क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है। वह अमन सिन्हा मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं, हालांकि आपने नहीं दिखाया कहीं भी कि सर्विसेज लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। मैं आपको वही तो बता रहा हूं, जो व्यवस्था है। संजय जी को बताइए। नहीं, संजय जी तो जैसे स्पीकर साहिबा कहती है ना कि आप मेरी तरफ देखे बताइए, मैं कह रहा हूं आप लोग एक दूसरे को बताइए। नहीं, इसीलिए आप स्पीकर हैं, इसलिए हम आपके थ्रू जो है अपनी बात इनको पहुंचा रहे हैं। देखिए, जो नोटिफिकेशन ये आया है, ये केंद्र सरकार का दायित्व था कि अगर एम्बिग्विटी कोई क्रिएट की जा रही है। राष्ट्रपति का दायित्व था, केंद्र सरकार का नहीं लिखा हुआ। राष्ट्रपति का ऑन एडवाइस ऑफ केंद्र सरकार, ऑन एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसमें हालांकि मैंने पढ़ा नहीं कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पे ऐसा करेंगे, कोई बात नहीं। रविश जी, इनका ये कहना है, एक मिनट अमन, इनका ये कहना है कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सलाह पर ही काम करेंगे, पर उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के सलाह पर काम नहीं करेंगे।